हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने देश के दिग्गज म्यूचुअल फंड्स में से एक आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ ए बाला सुब्रमण्यम साहब। बाला सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद समय देने के लिए, जी बिजनेस के लिए। इस वक्त हम थोड़ी दुविधा में हैं। कभी तो ऐसा लगता है कि बढ़िया लेवल्स आ गए हैं, करेक्शन अच्छा हो गया, मार्केट में तेज़ी होनी चाहिए, और दूसरी तरफ जब सब बाकी फैक्टर्स देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मामला गड़बड़ है। बताएं सर, पहले बाजार का डायरेक्शन दें हमारे दर्शकों को। Yeah. Thank you, Anil ji. Thank for having me on part of the show. ना जी, सबसे जो मौका आज के दिन में चल रहा है, इट्स एक्चुअली टू थिंग्स व्हिच ड्राइविंग द मार्केट। एक तो एक तरफ से इंटरेस्ट रेट हाइक का, जो कल भी आरबीआई पॉलिसी में 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट हाइक किया था, वो एक्चुअली नाउ बिकम एन इजी टू प्रेडिक्ट, क्योंकि इन्फ्लेशन ऊपर है, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ उतना ज्यादा से नहीं आ रहा है। जो यूक्रेन का इम्पैक्ट जो ग्लोबल इकोनॉमी में आया था इन टर्म्स ऑफ slowing down the economic growth, rising prices of metals, rising prices of food, which actually उसका पीछे पीछे जो इन्फ्लेशन का एकदम जोर से बढ़ गया है, ग्लोबल इन्फ्लेशन एकदम जोर से बढ़ रहा है। वो बेसिस पे इंटरेस्ट रेट साइकिल का इतना अपन 2 साल से इंटरेस्ट रेट साइकिल नीचे का साइकिल में देख रहा था, और लिक्विडिटी भी ज्यादा था। ये दोनों साइड में जो अनवाइंडिंग प्रोसेस जो चल रहा है, मेरा हिसाब से मार्केट का जो सेंटिमेंट जो चल रहा है इस अनवाइंडिंग प्रोसेस का पीछे पीछे जो मार्केट का इम्पैक्ट जो आ रहा है, एक्चुअली समथिंग व्हाट वी कैन से। और दूसरा एक है, एक्चुअली बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन देयर आर सर्टेन सेगमेंट ऑफ द मार्केट, जो मार्केट का ड्राइवर जो रहते हैं, उसका भी एक्चुअली दी इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से naturally the outcome of results will also be little weaker. I think ये सब मिलके I think देखें clearly the macro environment is not conducive for market में तेजी में रखने के लिए नहीं है अभी। इसके लिए मार्केट जो साइडवेज में चल रहे हैं is mainly because of that. दूसरा एक एक्चुअली जी, जो जो ग्लोबली इकोनॉमी में जो पहले एकदम जोर से कॉन्फिडेंस जो आ रहा था, यूएस का 1.2 ट्रिलियन डॉलर खर्चा करने से इन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ आ ही जाएंगे वापस, उसकी वजह से पूरा का पूरा देश ग्लोबली हमारा डिबम हो जाएगा। ऑल दिस थिंग्स हैव एक्चुअली पुट अ क्वेश्चन मार्क इन द लास्ट 4-5 मंथ्स। उसकी वजह से मार्केट का जो कंसोलिडेशन फेज जो चल रहे हैं, मेरे हिसाब से जो तेजी का भी मौसम नहीं रहेगा, ज्यादा मंदी का भी नहीं रहेगा। आई थिंक मार्केट का साइडवेज में जो चलना है कि एक्चुअली उम्मीद बहुत है, क्योंकि जो अनसर्टेनिटी इंटरेस्ट रेट का इन्फ्लेशन लेके इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो अनसर्टेनिटी आज के दिन में जो चल रहा है, आरबीआई गवर्नर आल्सो हैज मेड इट एक्सप्लिसिटली वेरी वेरी क्लियर, जो ग्रोथ भी आने तक ज्यादा हाइक नहीं करेंगे, एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन कम नहीं होने तक उनको हाइक छोड़ेंगे भी नहीं। ये दोनों की तरफ से जो चल रहे हैं, इज समथिंग विल कीप एज अ हैंगिंग फ्रूट फॉर द मार्केट। बिल्कुल परफेक्ट, एकदम सही बताया आपने कि रेंज बाउंड और साइडवेज वाला मार्केट है, दोनों तरफ की चीज़ें हैं, कुछ अच्छी तो कुछ खराब। अब इन सब के बीच में सर, जो कल पॉलिसी में भी कहा और दुनिया भर में भी जो ब्याज देने का बढ़ने का जो सिलसिला है, क्या ये समझा जाए कि वो सब बाजार को समझ में आ चुका है, पचा चुके हैं, या अभी भी और ज़्यादा इन्फ्लेशन की और ज़्यादा ब्याज दरें बढ़ने की रिस्क बाकी है? सर नहीं, ये बार मार्केट में इतना मेरा मेरा 30 साल के करियर में इन मार्केट में काम करने के बाद ये बार जो नया देख रहा हूँ एक्चुअली, जो मार्केट में जो बॉन्ड मार्केट में ट्रेड करते हैं उनका सब में अभी उम्मीद में आ गया दैट 100 basis point 120 basis point hike is given. Even interest rates in US also, they are predicting हर क्वार्टर में 50-50 बेसिस पॉइंट बड़ा 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 करके ऑलमोस्ट 6 or 7 times का रेट टेक आएगा करके, जो बॉन्ड मार्केट का जो हिसाब से जो प्राइसिंग आज के दिन में चल रहा है, जो फ्यूचर बॉन्ड मार्केट में प्राइसिंग चल रहा है, वो एक्चुअली ऐसा लेके चल रहा है, एक्चुअली कंटिन्यूस हाइक आएंगे। तो इवन कल का पॉलिसी में भी ऐसा एक एक्सपेक्टेशन था, सम सेगमेंट ऑफ द मार्केट 70 बेस पॉइंट रेट टेक आएंगे, क्योंकि आरबीआई विल बिकम वेरी वेरी एग्रेसिव। अब आरबीआई का टोन देखेंगे, एक्चुअली कल का पॉलिसी में टोन देखेंगे, क्लियरली दे आर ट्राइंग टू बैलेंस बिटवीन, एक तो इन्फ्लेशन की तरफ से उनको जो कॉल लेना है, जो लिया एक्चुअली 40 बेस पॉइंट रेट हाइक लिया है। दूसरा ग्रोथ का भी उतना जोर से नहीं आ रहा है, अगर ज्यादा से इंटरेस्ट बढ़ा देंगे that will have a harmful impact on the economic growth in terms of revival. Therefore, they're trying to do a fine balance between expectation of the growth on one side, at the same time keeping the inflation under control. वो basis में देखते हैं clearly the market this time is around predicting substantially higher hike in the interest rates, whereas in real world I think RBI मेरे हिसाब से, though people may blame RBI saying they are behind the curve, I think they would probably behind the curve for one simple reason, growth तब तक उनको दिखेंगे नहीं है, एकदम जोर से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, एट द सेम टाइम टू कीप द इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल दे विल कीप द रेट्स हाई। तो बॉन्ड मार्केट आज के दिन पे कल का भी रेट हाइक बाद बॉन्ड मार्केट में ज्यादा इंपैक्ट नहीं, ऑन द कॉन्ट्री रैली आया था,
क्योंकि मार्केट का एक्सपेक्टेशन आज के दिन पे जल्दी से रादर आगे एकदम आगे सोच के वो बेसिस पे एक्सपेक्टेशन बढ़ा दिया है, पर वो उतना नहीं आते हैं तब तक उनका मार्केट का उतना semblance भी आएंगे मार्केट पे, इसके लिए हम्म। उतना डैमेज नहीं होएगा एज मार्केट पीपल एक्सपेक्टिंग इट। अच्छा सर, एक और चिंता जो है बाजार में वो लगातार एफआईएस की बिकवाली है, सेलिंग प्रेशर बहुत है। हालांकि आप जैसे फंड बड़ा मुकाबला कर रहे हैं, लगातार खरीद रहे हैं, लोकल फंड्स की खरीदारी है, पैसा भी अभी तक आ रहा है। अब लोगों को थोड़ा डर लगने लगा कि भाई मार्केट चलेगा नहीं तो कितना पैसा डालना है, नहीं डालना है। ये लिक्विडिटी का जो प्रॉब्लम है, कैसे माफ़ कीजिएगा, कैसे देख रहे हैं आप? क्या खत्म होने वाली है या थोड़ी और एफआईएस की बिकवाली अभी तक चलेगी? मेरे हिसाब से एफआईएस का आज के दिन पे जो सेलिंग चल रहा है रोज का ऑलमोस्ट 2000 से 2500 तक कोटी तक चल रहा है एक्चुअली द सेलिंग, विच में प्रॉब्ली कंटिन्यू, क्योंकि यूएस के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं और करेंसी के हिसाब से द इंटरेस्ट रेट इंडिया और ग्लोबल इंटरेस्ट रेट मोर और लेस पार में चल रहा है। नॉर्मली एडजस्टिंग फॉर करेंसी इंडिया के इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा रहते हैं और यूएस के इंटरेस्ट रेट कम रहते हैं, दैट्स व्हाई द कॉल्ड एन आर्बिट्रेज दैट एग्जिस्ट। पॉजिटिव आर्बिट्रेज आज के दिन पे अगर मैं अपना देश से फॉरेन में इन्वेस्ट करेंगे, अगर यूएस का 1 ईयर बॉन्ड लेंगे, 1 ईयर का टेबल लेंगे और कवर भी करेंगे, एक्चुअली फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज कवर भी करेंगे, मेरे को एक्चुअली उल्टा एक्चुअली ज्यादा रिटर्न मिलता है। दिस इज समथिंग इज अ पेक्युलियर सिचुएशन वेयर द इंटरेस्ट रेट पैरिटी बिटवीन इंडिया एंड यूएस अगर इंडिया का कम रहता है, नेचुरली फॉरेन इन्वेस्टर्स वुड सी इट एज एन एडवर्स फॉर हिम, देयरफॉर ही विल मूव आउट। मेरे हिसाब से ये एक्चुअली इंटरेस्ट रेट बढ़ते बढ़ते इस डिफरेंशियल आई थिंक विल कम मोर इन फेवर ऑफ इंडिया टू रिसीव मोर मनी फ्रॉम ओवरसीज। मेरे हिसाब से monsoon ka impact also will start playing out next 2-3 months, and then festival season will come in. So all those things I think will start playing out in the change in the economic outlook for India. मेरे हिसाब से the foreign investors को जो outflow जो $25 billion का outflow देखा हुआ actually that will probably reverse in the current financial year. But the trigger would be stability on currency. Current account deficit has to get stabilized. The interest rate differential between US and India after adjusting for rupee dollar parity has to become positive. ओके, ये आपके लिए फ्लोस के लिहाज से। अब सर ये सवाल है कि इस तरह के माहौल में कौन से सेक्टर्स आपको लगता है जहां निवेश के मौके बन सकते हैं या इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क कम है, जहां इन्वेस्टेड रहना चाहिए? I think clearly rising interest rate scenario पे banking and financial service sectors generally is bound to do well, क्योंकि दो कारण है उसके लिए। एक तो इंटरेस्ट रेट बढ़ते बढ़ते उनका अर्निंग्स थोड़ा बढ़ जाते हैं और लेंडिंग रेट बढ़ते बढ़ते उनका कमाई थोड़ा बढ़ जाते हैं, एनआईएम मार्जिन थोड़ा इंप्रूव हो जाते हैं। और दूसरा एक एक्चुअली दैट अगर क्रेडिट ग्रोथ आ गया है, वेल ऑल द बैंक्स आर वेल कैपिटलाइज्ड टुडे एंड दैट बीइंग द प्रॉक्सी ऑफ द इकोनॉमी, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ आना शुरू हो गया है as we progress in the rest of the financial year, I think that will have a positive impact in the banking financial sectors. Second is auto sector that seems to be revival with the economic opening of trade happening. I think this year I would assume 2022 will be probably the best year that we will see on the festival season as it starts beginning from July onwards. That will also have positive impact on auto and auto ancillary sectors. They undergone a major downturn for the last 2 years. Consumer spending, वजह से all the consumer spending durable companies should also do relatively well. Even as the pharma sectors or FMCG sectors have gone through 2 years of consolidation and they don't have, of course, any other impact on the broad economic growth. I think valuation start playing a role. As I've said, those sectors also should do well. ऑटो एंसिलरी, फार्मा, एफएमसीजी, ये सेलेक्टिवली स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। कमोडिटीज़ और कमोडिटी स्टॉक्स पर भी आपसे राय लेना चाहता हूं, क्योंकि बड़ी वॉलेटाइल हो रही है सर। मेटल्स हों चाहे कच्चा तेल हो, बताएं सर इन पर क्या आपका व्यू है? See, metal is a sector, unka, of course, fortunately directly correlated to what's happening in the global market, right from Ukraine, the Russia war, to China spending. The way I think US will come back on spending about 1.4, $1.5 billion. But iska, I think, impact on metal sectors, I think, will remain very, very high. But एक ही I think मेरे साथ से क्या actually on his metal sectors, जो price range जो चलते थे पहले on whether it is on steel or aluminum or any other commodities, जो price range जो चलते थे पहले, probably I would say that price range I think probably will look little upward price range. वो basis पे the कमाई for metal companies will remain somewhat good, but at the same time volatility in prices will remain as somewhat very, very high.
for two reasons. One, the supply demand situation today, demand is there, but supply constraint also is there. अगर एक बार supply constraint से निकल जाएगा, I think price will find its own stability. Second is most of the government, even India also have taken a step, a call on bringing down the export duty and other duty structure. They have changed it to bring down the prices of metals. Also, such intervention from the government will also make the sector remain somewhat vulnerable in the short term. But having said that, agar global growth ana on the back of infrastructure spending globally, naturally this sector I think have to gain the strength. But one has to remember this sector will remain volatile, but longer term story seems to be very strong. बाला सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद सर समय देने के लिए और बाजार पर पूरा। अच्छा एक मिनट में सर, थैंक यू तो मैंने बोले, एक चीज़ और आपसे पूछना रह गया। आप तो शुरू से डेट मार्केट पर बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं और बड़ा एक्सपीरियंस इक्विटी के साथ साथ आपका डेट का भी है। जरा डेट मार्केट के इन्वेस्टर्स के लिए बताइए सर, क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रही हैं, कल भी पॉलिसी में हाइक हुई है, डेट इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए इस वक्त? Yeah, debt investors clearly as a funders we are seeing a great opportunity इस साल में भी आएंगे। Already आ चुका है actually that 1-year bond yields now coming close to about 5.5 to 6%. 10-year bond yields close to about 7.5 to 7.55. 10-year state government bonds coming close to about 8%. Clearly, investors there's an opportunity which is coming in. It's called Target Maturity Fund, which has got a maturity of up to 18 months, 24 months के लिए भी है, 36 months के लिए भी है, 5 साल के लिए भी है। इसमें क्लियरली आपको टारगेट मैच्योरिटी बोलेगा तो क्लियरली वैसे 18 months के लिए रन डाउन हो ही जाते हैं एक्चुअली मैच्योरिटीज का, उसके इंटरेस्ट रेट प्रेडिक्टेबिलिटी आ जाते हैं। पोर्टफोलियो क्वालिटी आल्सो रिमेन्स वेरी स्ट्रांग। आज के दिन पे आपको क्रेडिट जुन के उसका रील जनरेट करना जरूरी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बॉन्ड से लेके सोवरेन बॉन्ड्स, स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड से लेके सब कुछ आज के दिन में अच्छा यील्ड में मिल रहा है एक्चुअली। Therefore, the investors' point of view, the target maturity fund would become one of the options that they should consider. Second is dynamic bond fund, which again plays basically between quality of underlying paper and duration. मेरे हिसाब से 2-3 साल का duration paper आज के दिन पे जो बन चुका है पहले, but last 2 साल में they have seen their own tough time. That fund also will become one of the best alternate for fixed income investors in the current financial year. ये है आपके लिए राइट डेट इनकम में या फिक्स इनकम में डेट इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स के लिए भी। बाला सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।